हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम में देरी नहीं है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए आज देखते हैं कपास। कपास यानी कॉटन। कॉटन से रिलेटेड सारे पॉइंट को आज हम सब देखेंगे। कपास, जन्मदाता भारत। भारत यानी कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। इसका मतलब 5000 वर्ष पहले कपास का प्रयोग होता था। मतलब भारत में 5000 वर्ष पहले कपास का प्रयोग होता था। इसे विश्वव्यापी रेशा या व्हाइट गोल्ड इसे विश्वव्यापी रेशा या व्हाइट गोल्ड कहते हैं, यानी सफ़ेद सोना कहते हैं। पेड़ की लंबाई 3 से 5 फीट। मतलब कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 फीट होती है। और इसका उत्पादन चक्र मतलब उत्पादन करने की समय या समय अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष या 200 दिन। मतलब चाहे 1 वर्ष हो या 200, दोनों भी लग सकता है। और इसकी इसके कपास के उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय, ताप अधिक, वर्षा अधिक। मतलब उष्णकटिबंधीय होना चाहिए और इसमें ताप भी अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन मतलब कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका। अमेरिका में होता है, चीन में होता है, भारत में होता है, मिस्र। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? अमेरिका, चीन, भारत, मिस्र। मतलब अमेरिका में होता है, चीन में होता है, भारत में होता है और मिस्र में होता है। और वर्तमान में भारत और चीन में, मतलब इस समय और मतलब वर्तमान में इस समय भारत और चीन में होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। और इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मतलब कपास उत्पादन के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? क्षारयुक्त व काली। मतलब क्षारयुक्त होनी चाहिए और काली भी होनी चाहिए, जिससे कि कपास की खेती अच्छी हो सके। नोट: पहले सूती मिल 1818 कोलकाता में स्थापित। मतलब सबसे पहले कॉटन की या सूती मिल कहाँ पे स्थापित हुई? तो 1818 में कोलकाता में स्थापित हुई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में कपास के लिए उत्तम जलवायु एवं भूमि उपलब्ध है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में कपास के लिए उत्तम क्या क्या है? जलवायु एवं भूमि उपलब्ध है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में कपास के लिए उत्तम जलवायु और भूमि उपलब्ध है। कपास सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कपास तो सर्वश्रेष्ठ होते ही हैं। अब है सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। मतलब सूती वस्त्रों की कैसे कैसे निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है? तो सूती वस्त्र निर्माण की बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। नंबर वन है कपास के कोए को एकत्रित करना। मतलब कपास के कोए को एकत्रित करना, इसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। और नंबर 2 है बिनौले निकालना। बिनौले निकालने का मतलब गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस। बिनौले निकालना, गिनिंग। मतलब गिनिंग को ही बिनौले निकालना, यानी बिनौले निकालना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। कपास की गंदगी दूर करना। कपास की गंदगी को दूर करना यानी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब इसको कह सकते हैं छटाई भी कह सकते हैं। यानी कि कपास की गंदगी को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। नंबर 4 है गांठ बांधना। गांठ बांधना यानी बेलिंग प्रोसेस। गांठ बांधने को क्या कहते हैं? बेलिंग कहते हैं। गांठों को खोलना तथा आपस में मिलाना, इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। मतलब गांठों को खोलना और आपस में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। नंबर 6 है रुई धुनना यानी कॉर्डिंग। रुई धुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉर्डिंग कहलाती है। नंबर 7 है कंघी करना। कंघी करना यानी कॉम्बिंग। कॉम्बिंग यानी कंघी करना। कंघी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिंग कहलाती है। नंबर 8 है पोनी बनाना। मतलब स्लीवरिंग। स्लीवरिंग यानी पोनी बनाना। पोनी कपास की पोनी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्लीवरिंग कहलाती है। नंबर 9 है कताई। कताई यानी स्पिनिंग। स्पिनिंग जब धागा से वस्त्र बनने की प्रक्रिया, यानी धागा से वस्त्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई। कताई यानी स्पिनिंग। कताई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है। नंबर 10 है बुनाई यानी कि वीविंग। बुनाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वीविंग कहा जाता है। अब नंबर 11 है फिनिशिंग। फिनिशिंग यानी परिष्कृत। परिष्कृत यानी परिसज्जा। परिसज्जा या परिष्कृत, इसको फिनिशिंग की प्रक्रिया यानी परिष्कृत। परिष्कृत यानी फिनिशिंग। फिनिशिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्कृत कहलाती है। यानी या यह भी कह सकते हैं परिसज्जा की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिनिशिंग कहलाती है। नंबर 12 है रंगाई व छपाई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइंग एंड प्रिंटिंग। मतलब रंगाई व छपाई की प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? डाइंग एंड प्रिंटिंग कहा जाता है। अब है कपास की रेशे की भौतिक विशेषताएं। मतलब कपास के रेशे की भौतिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? नंबर 1 है संगठन। कार्बोक्सिल समूह अथवा एक कोशिकीय होता है। मतलब कपास के
भौतिक गुण में क्या क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है या एक कोशिकीय होता है। नंबर 2 है सेलुलोज। कपास के रेशे में 90 से 90% जल तथा 5 से 8% शेष अशुद्धियाँ होती हैं। मतलब सेलुलोज में 90% जल तथा 5 से 8% शेष अशुद्धियाँ होती हैं। नंबर 3 है रेशम व ऊन से अधिक भारी तथा लचीला कम होता है। मतलब कपास का रेशा जो है रेशम और ऊन से भारी होता है और लचीला और उनसे कम लचीला होता है। नंबर 4 है आग जल्दी पकड़ता है, यानी कपास के वस्त्र में आग शीघ्र पकड़ लेता है। नंबर 5 है कागज जैसे गंध जलने पर तथा फीते पीले लव के साथ। नंबर 5 है कागज जैसी गंध जलने पर, यानी कपास के वस्त्र को जब जलाया जाता है तो उसमें कैसी गंध निकलती है, कागज जैसे निकलती है। और कैसी लौ निकलती है, पीले लौ निकलती है। नंबर 6 है कपास की लंबाई 1.5 से 2.5 इंच होती है। मतलब कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 2.5 इंच होती है। नंबर 7 है संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है, चपटी, घुमावदार, बल खाते हुए फीते के समान। मतलब चपटी भी होती है, घुमावदार भी होती है और बल खाते हुए फीते के समान होती है। इसका रंग कैसा होता है, सामान्यतया सफ़ेद होता है। मतलब कपास का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है और कभी कभी हल्का ब्राउन कलर दिखता है। मतलब कॉटन में कभी कभी हल्का ब्राउन कलर दिखता है, इसके मतलब उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, इस कारण वह हल्का ब्राउन दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है। और नंबर 8 है इसका व्यास, यानी कपास का व्यास कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन होती है। मतलब कपास की व्यास कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन होती है। नंबर 9 है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग यानी चमक के लिए की जाती है। मर्सराइजिंग चमक के लिए की जाती है। नंबर 10 है ताप सहने की क्षमता लीलन के समान होती है। मतलब कपास में ताप सहने की क्षमता किसके समान होती है, लीलन के समान होती है। नंबर 11 है गीली अवस्था, यानी गीली अवस्था में मजबूती इसकी कितनी होती है, 30% ज़्यादा होती है। इसकी कपास जब मतलब गीला होता है तो उसकी मजबूती कितनी होती है, 30% से ज़्यादा होती है। नंबर 13 है प्रकाश का हानिकारक प्रभाव। मतलब कॉटन पे प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नंबर 14 है नमी सोखने का गुण होने के कारण शीघ्र फफूंदी लग जाती है। मतलब इसमें यानी कि कपास में नमी सोखने का गुण होता है, इसलिए इसमें फफूंदी पकड़ यानी इसमें फफूंदी जल्दी पकड़ लेता है। नंबर 15 है प्रत्यास्थता का पूर्णतः अभाव होता है, यानी कि कॉटन में प्रत्यास्थता यानी लचीलापन का अभाव होता है। नंबर 16 है तनाव सामर्थ्य का गुण होता है। मतलब इसमें तनाव सहने का गुण होता है और इसका घनत्व तो कितना होता है, 1.52 होता है। मतलब कॉटन के घनत्व कितना होता है, 1.1 सॉरी नंबर 17 है घनत्व, यानी कपास के रेशे का घनत्व कितना होता है, 1.52 होता है। अब है
रासायनिक विशेषताएं, यानी कपास की रासायनिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1 है अम्ल का बुरा प्रभाव होता है, यानी कपास पर अम्ल का प्रभाव कैसा होता है, बुरा होता है। नंबर 2 है एल्कलाइन का प्रभाव अच्छा होता है, मतलब कपास के रेशे पर एल्कलाइन का प्रभाव अच्छा होता है। नंबर 3 है पसीने का प्रभाव बुरा होता है, मतलब कपास के पसीने का प्रभाव कैसा होता है, बुरा होता है। नंबर 4 है रंग पक्का करने के लिए नमक और फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कपास के वस्त्र का रंग जो होता है उसको पक्का करने के लिए किसका प्रयोग होता है, नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसका रंग पक्का हो जाए। नंबर 5 है किसी भी ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कपास के वस्त्र पर किसी भी ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और घरेलू तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हो सकता है, मतलब घरेलू तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। और नंबर 6 है परिपक्व कपास की ऐंठन 150 से 300 घुमाव प्रति इंच होती है, मतलब कपास के परिपक्व कपास की ऐंठन कितनी होती है, 150 से 300 इंच घुमाव प्रति इंच होती है। और लास्ट है 7 लुचमेता, यानी 0.5 ग्राम डेनियर, अर्थात 5 से 10% होते हैं। तो ये थी इसकी रासायनिक विशेषताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।